सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो अभी मार्च के महीने में जो परीक्षा आयोजित होनी है, उस बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके अंदर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा उसके लिए बोर्ड ने मॉडल पेपर अपनी साइट के ऊपर डाल दिया है। तो इस पेपर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये प्रश्न आपको यूं के यूं भी मिल जाएंगे या इनसे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के सारे प्रश्नों को समझें। हम पूरा उत्तर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा और आप हमारे चैनल पे बने रहें। हम आगामी समय में ऐसे और वीडियो तैयार करके मॉडल पेपर से रिलेटेड आप तक भेजते रहेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इनके आंसर भी मैं साथ ही क्लियर करवाता चल रहा हूं। जो पहला खंड रहेगा, ये जो खंड है इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और खालिस्तान के प्रश्न और शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे। ये 30 नंबर का खंड रहेगा। 30 नंबर आपकी बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं। ये 30 नंबर आपकी काफ़ी अच्छी मदद करेंगे। 20 नंबर विद्यालय से चले जाते हैं, 30 नंबर ये, तो आपके तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया। जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 12 प्रश्न रहेंगे, तो इसमें से देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ, सभी को पता है, लाहौर के अंदर, जहाँ पर ही घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद में अगला जो है जर्मन वैतूल किसका प्रतीक है। तो जर्मन वैतूल किसका प्रतीक है, आप सभी पे गौर कीजिए, बहादुरी का प्रतीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपकी बहुत शानदार मदद करेंगे परीक्षा के अंदर। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये में कौन सी संस्था की स्थापना होती है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। और अगला प्रश्न है, लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लो एस्क देखिए आप, नवीकरणीय नहीं है, प्रवाह नहीं है, जैव नहीं है, तो कैसा है, अनवीकरणीय। एक बार काम में आ जाएगा तो उसके बाद में खत्म ही हो जाएगा। ये नवीकरण पता है आपको, जो वापिस जिसको जैसे आपके जल है, जंगल है, तो ये सारे नवीकरण के अंदर आ जाते हैं। तो ये अनवीकरण में। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य की मरुस्थली मृदा, किस राज्य में मरुस्थली मृदा है। तो ये राजस्थान में, आपको मरुस्थली मृदा तो पता ही है, राजस्थान में ही है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत आपको पता होनी चाहिए, 1973 के अंदर होती है। और अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र होता है। श्रीलंका स्वतंत्र होता है भारत से 1 साल बाद में, 1948 के अंदर। फिर नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है कितने भागों में, आप विचार करें। ये है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या रहता है। लैंगिक विभाजन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आप देखिए, पहला तो नहीं होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये नहीं है। एक्चुअल में क्या है, देखो ये देखते हैं, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। जैसे स्त्री घर का ही काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगा, तो ये लैंगिक विभाजन समाज ने तैयार किया है। तो ये है लैंगिक विभाजन का एक्चुअल अभिप्राय। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, मध्य आय वर्ग वाला देश है। देखो अमेरिका मध्य आय वर्ग का नहीं है। इसके बाद में भारत तो है ही, भारत मध्य आय का ही देश माना जाता है और एक्चुअल में है ही। और देखो चीन भी नहीं है और जापान भी, ये तो विकसित कंट्री की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और चतुर्थक कौन सी श्रेणी में मानेंगे औद्योगिक को। ये सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी क्षेत्र मानते हैं औद्योगिक को। तो ये जो 12 प्रश्न हैं आपके, इसके बाद में एक प्रश्न और रह गया इसका, इसको देख लेते हैं हम। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ये क्या कहलाती है, विभिन्न देशों के मध्य
जो संबंध और तीव्र एकीकरण, देखो उदारीकरण नहीं है, निजीकरण भी नहीं रहेगा, राष्ट्रीयकरण भी नहीं रहेगा, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ये अंग्रेजी में भी साथ में लिखा हुआ ग्लोबलाइजेशन। तो ये कहलाता है, यानी देशों के बीच में जो तीव्र एकीकरण या संबंध स्थापित हो रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन है। इसके बाद में ये जो प्रश्न रहेंगे आगामी इसी भाग के अंदर, ये है सेक्शन ए का ही भाग है, ये खालिस्तान आपको भरने हैं। तो ये प्रश्न है, अफ्रीका के अंदर नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, ये कौन सी बीमारी है? तो मैं यहाँ वैसे ही बता रहा हूँ, लिखने का काम शायद नहीं हो पाएगा इसमें, तो आप इसमें जो खालिस्तान के अंदर भरेंगे तो आपको ध्यान है अफ्रीका के अंदर एक बीमारी आई थी और उस बीमारी को क्या बोला गया था? रिंडरपेस्ट। ठीक है, ये रिंडरपेस्ट बीमारी आई थी अफ्रीका में, काफ़ी क्षति हुई थी, अफ्रीका के बहुत सारे एरियाओं में फैली। और अगला जो प्रश्न है, भारत के कुल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र की वो सारे टाइप के वन आ गए इसके अंदर, संरक्षित भी वन है, इसके बाद में जो सघन वन है, वर्गीकृत सारे वन आ गए। टोटल ये कैलकुलेशन ये आपकी 24% है, और वैसे अगर स्टैंडर्ड माने तो कितना परसेंट वन होना चाहिए? 33% होना चाहिए, बहुत कम अभी। तो इसमें आप कितना लिखेंगे? 24% वन अभी भौगोलिक क्षेत्र भारत के उसके ऊपर वन है। इसके बाद में अगला जो वैश्यता का प्रश्न है, सॉरी आपके खालिस्तान का, वो प्रश्न है अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो देखो इसमें क्या आएगा, यानी ऐसी कौन सी व्यवस्था जिसमें वो जातिगत भेदभाव चलता था? ये थी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। तो इस खालिस्तान में यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ण व्यवस्था। और अगला जो प्रश्न है ये मानव विकास रिपोर्ट, HDI बोलते हैं इसको, देशों की तुलना, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और एक और फैक्टर है, इसको देख के तैयार होती है। तो ये कौन सा है भाग? ये आय का है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय, यानी 3 चीजें निर्धारित करती हैं मानव विकास रिपोर्ट को, एक तो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, और यहाँ भरेंगे आप प्रति व्यक्ति आय। अगला खालिस्तान का प्रश्न रहेगा, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग, विशेष वर्ष है, वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी पूरे साल के अंदर जो भी विशेष वर्ष, ये हम मानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो जो भी देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उन सब का मूल्य ये हम बोलते हैं अंग्रेजी में GDP, GDP। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद है। तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद में नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गए निवेश। जो बाहर से कंपनियां आती है ना, फॉरेन की कंपनी आती है, तो वो जो देश में निवेश करती हैं वो क्या कहलाता है? वो विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे आप? विदेशी निवेश। तो ये प्रश्न हो गए आपके 6 प्रश्न जो खालिस्तान में भरने के हैं। और इसके बाद में इसी सेक्शन के जो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, एक एक लाइन या एक पंक्ति के अंदर ही इनके जवाब आ जाएंगे, एक शब्द पंक्ति। तो ये क्वेश्चन कौन से रहेंगे, ये जो दे रखे हैं इनको समझ लिए। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा। तो ये पहला प्रश्न है, गिरमिटिया क्या है? तो ये गिरमिटिया आपको पता ही है, जो विदेशों में काम करने गए थे, अफ्रीका के, एशिया के लोगों को ऑस्ट्रेलिया ले गए, अमेरिका ले गए काम के लिए, अंग्रेज लेके गए थे, वो क्या कहलाते थे? गिरमिटिया मजदूर। तो क्लियर हो गया गिरमिटिया क्या? वीटो। वीटो क्या है? वीटो आपको पता है, जो पावरफुल जो देश हैं जिनको 5 बिग ब्रदर्स बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनके पास जो स्थायी सदस्य हैं वो किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं, वीटो विशेषाधिकार। ये 5 देशों के पास ही है। और अगला जो प्रश्न है, ये कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था, ये ध्यान रखना, ये कहा था मेटरनिक। मेटरनिक है, तो आप ये शब्द, ये नाम रखना याद है। मेटरनिक ये कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अब अपन यहाँ पर 1 वर्ड टाइप ही आंसर है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय। बाढ़ नियंत्रण का सबको पता है, बांध बना दो, ठीक है ना, तो ये नियंत्रण का अच्छा उपाय है। फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन यानी काट के और जला के जंगलों को वो जो खेती करते हैं वो क्या कहलाती है, तो ये नाम कॉमन है, छोटी क्लासों में आया, झूमिंग कृषि, झूमिंग खेती बोलते हैं। पहाड़ी इलाकों में करते हैं ऐसा, जंगलों को जला देते हैं फिर वहाँ खेती कर लेते हैं, तो ये झूमिंग कृषि कहलाती है। फिर अगला है किसी एक रेशे वाली फसल। रेशे वाली बहुत सारी फसल हैं, आपके जूट है, पटसन है, कपास है, ये रेशे वाली फसलें हैं। फिर बेल्जियम में 1970 से 73 के बीच में कितने संशोधन हुए। बेल्जियम में भी जो सामाजिक विभाजन का जो मुद्दा चला था उसी से रिलेटेड ये संशोधन हुए थे, एडजस्टमेंट सबको करना है। तो इनके भी उस समय यानी इन 3-4 सालों में 4 संशोधन किए वहाँ के संविधान में, लोगों को एडजस्ट करने के लिए, लोगों के बीच में जो एक असंतोष था उसको खत्म करने के लिए 4 संशोधन हुए वहाँ पर। फिर अगला है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, तो विकेंद्रीकरण आप समझते हो जैसे जो भी केंद्र और राज्य के पास जो शक्तियां हैं वो नीचे स्थानीय लोकल लेवल पे नगर पालिका पंचायतों को इनको ये सब पावर दे दी जाए, तो वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो इसी विकेंद्रीकरण के तहत ही आपको पता है ग्राम पंचायतें बनी हैं, नगर परिषद बनी है, नगर पालिकाएं बनी हैं। अगला जो प्रश्न है, कार्लोस और स्मिथ और नॉर्मन, ये 3 जो व्यक्ति थे इनके बीच में क्या समानता थी, तो ये एग्जाम्पल आपको पता है, ये जो ओलंपिक में मैक्सिको ओलंपिक के अंदर इनको पदक मिले थे, तभी इन्होंने जो विरोध वहां प्रदर्शित किया था वो मुद्दा है ये। तो यहाँ पर ये नस्लीय भेदभाव का मामला था, ठीक है ना, इस नस्लीय भेदभाव पे तीनों ने एक साथ वहां पर पोडियम पे विरोध प्रदर्शित किया था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, नवीकरणीय साधन और गैर नवीकरणीय साधन का एक एक उदाहरण लिखना है। तो नवीकरणीय लिख दीजिए आप, नवीकरणीय आपको पता ही है, नवीकरणीय जैसे आपके जंगल हैं ये, और गैर नवीकरणीय आपको पता ही है जो एक बार काम में आ जाएगा फिर दोबारा तैयार नहीं हुआ, जैसे आपके पेट्रोल है यानी खनिज तेल बोल सकते हैं, ये है आपके गैर नवीकरणीय, कोयला है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। फिर अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बता दीजिए। तो अतिरिक्त रोजगार सृजन, जैसे मान लीजिए बस के अंदर सवारियां जाती हैं तो बस वाले को एक रोजगार मिल गया, फिर वो सवारियां उतार देता, फिर ऑटो वाला बैठा ले जाता है, तो वो ऑटो वालों को भी रोजगार मिल गया, ये अतिरिक्त रोजगार सृजन का काम हो रहा है। तो आप जो भी आपके दिमाग में है वो आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं, सबके सही हो जाते हैं। फिर अगला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक। तो ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने वाला फैक्टर कौन सा है, ये आपकी टेक्नोलॉजी है। इसको हिंदी में लिखें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को भी आप लिख दें ऐसे ही सीधा ही, तो भी सही है। तो ये जो 30 नंबर हैं, ये आपके बड़े ही आसान नंबर रहेंगे, 30 नंबर आ जाएंगे आपके, इनमें से कुछ भी गलत नहीं होगा। और हम आगामी समय में ऐसे और भी प्रश्न तैयार करके आप तक भेजेंगे। ये बोर्ड की साइट के ऊपर जो मॉडल है वो है। अब खंड ब आएगा, ये खंड ब, इसके अंदर जो थोड़े से बड़े करने होंगे आपको आंसर, ये 50 शब्दों के अंदर आपको करने हैं। तो 50 शब्द, बोर्ड की कॉपी जो होती है वो थोड़ी बड़ी साइज की रहती है, तो आप करीबन 5 लाइनों के अंदर ये आंसर कर दें, 5 लाइन भर दें, 4 लाइन में भी कर देते हैं तो सफिशिएंट है। तो इसमें पहला प्रश्न देख लीजिए, रेशम मार्ग, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। रेशम मार्ग क्या है, तो रेशम मार्ग से कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था,
तो पता है आपको रेशम मार्ग चाइना से लेके कहाँ जाता था, एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में यूरोप तक जाता था। तो चाइना से क्या जाता था सामान, चाइना से सामान जाता था जैसे मान लीजिए आपके रेशम है, चाय है, और कोई इससे रिलेटेड यानी क्रॉकरी का सामान है, कपड़े, काली मिर्च, पत्थर वगैरह ये जाते थे। और यूरोप से वापस चाइना में क्या आता था, ये इस मार्ग से होकर जैसे वहां सोना चांदी वगैरह, शराब और कोई जो विलासिता का सामान है वो चाइना में आ जाता था। तो ये रेशम मार्ग से होता था। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इनको डिटेल में समझ लें, बुक से भी समझें, एक आइडिया आपको तैयार हो जाएगा। फिर वियना संधि, तो वियना संधि आपको पता है कब हुई थी, ये जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो भी वहाँ पर यानी जो एरिया नेपोलियन ने जीत लिया था, और उसके बाद में जब नेपोलियन को हराया और उसको हराने के बाद में जो संधि हुई थी वो है ये नेपोलियन संधि। तो इसमें नेपोलियन के जो भी युद्ध हुए थे उन युद्धों के बाद में उसने जो भी एरिया काबू में कर लिया था उसको वापस उनको दे दिया। वहाँ पर जो भी राजा पुराने थे उनको वापस सत्ता सौंप दी, और कुल मिला के जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको वापस स्थापित करने का इस संधि के द्वारा काम होता है। जो आपके रूढ़िवादी व्यवस्था थी ना वो वापस वहाँ स्थापित करने का काम होता है इस संधि के द्वारा। अच्छा, इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये आपको पता ही है 1919 में होता है, 1919 में। और ये आप दिमाग में रखना, ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है, पंजाब में अमृतसर के पास में यहाँ पर ये घटना हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध में जो काम हो रहा था और उसी के तहत ये घटना होती है, और वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एजेंडा 21, एजेंडा 21 ये कहाँ होता है, ये आपको पता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जो राजधानी है वहाँ पर 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन होता है, और जिसको हम रियो घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर जो यानी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित एक डिक्लेरेशन होती है वो एजेंडा 21 के नाम से है। ठीक है। और अगला देखें हम संकटग्रस्त जातियों पर, एक संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, यानी जो अभी जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा चल रहा है, जो जातियां आने वाले समय में यानी जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु लुप्त होने की कगार पे है, खतरा है, यानी ऐसे ही हालत बनी रही तो वो गायब हो सकते हैं। अभी इनकी संख्या कम है, यानी लुप्त नहीं हुए हैं, तो इनके लिए ये नाम दिया है संकटग्रस्त जातियां। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काला हिरण है, जंगली गधा है, गोडाउन है, गेंडा, ये सारे नाम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत सारे नाम बुक में दे रखे हैं तो आप ये नाम डाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। तो ग्लोबलाइजेशन भाव से भारतीय कृषि के ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। तो यहाँ के उत्पादकों को भी कंपटीशन के अंदर पिछड़े, और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को अनुदान देना पड़ा, और कुल मिला के इससे बहुत इफेक्ट हुए। टेक्नोलॉजी वगैरह भी आई, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर अगला है बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार ने क्या कदम उठाए। तो श्रीलंका में आपको पता है सिंहली और तमिल का मुद्दा चलता था। तो सिंहली ज़्यादा संख्या में है, बहुसंख्यवाद। तो सिंहलियों के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, उनको राजनीतिक अधिकार दे दिए, उनको एजुकेशन के भी अलग से अधिकार दे दिए, संविधान के अंदर संशोधन करके सिंहली को राजभाषा बना दिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इससे तमिल हिंदू थे और हिंदुस्तान से ज़्यादा इनका लिंक रहा है, तो ये तमिल का ये इससे अपमान हुआ। ये सारी बातें इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसी मुद्दे के ऊपर राजीव गांधी ने जो यहाँ से शांति सेना भेजी थी, तो वो सारी बातें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था आप समझते हैं जैसे ऊपर तो केंद्र की सरकार है, फिर राज्यों की सरकार है, ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, ये संघीय शासन व्यवस्था, ये भारत में है ऐसा सिस्टम। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, तो ये सारा आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला प्रश्न रहेगा, सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक विभाजन किस प्रकार अंतः संबंधित हैं।
तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा इसकी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे इसको। फिर विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, यानी ऐसा विकास जो जिसके क्या हो कि संसाधन संरक्षित रहे, आगामी पीढ़ियों तक भी बचे रहें। यूँ नहीं कि एक बार में ही सारे संसाधनों का उपयोग कर लिया, आगामी पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो वो विकास है, यानी जिसमें आगामी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रख लिया जाए, विकास की धारणीयता है। फिर अगला जो प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उदाहरण। अब जब उदाहरण सहित अंतर का जब प्रश्न आता है ना, ध्यान देना, आप बीच में लाइन खींच के, इधर तो आपने जैसे सार्वजनिक क्षेत्र लिख दिया और इधर आपने निजी क्षेत्र ले दिया, बीच में लाइन खींच लें और ऐसे आंसर करें, पॉइंट बना लें, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर आपने सार्वजनिक क्षेत्र की बातें लिख दी, यहाँ पर निजी की लिख दी, यहाँ सार्वजनिक का अंतर लिख दिया, यहाँ निजी का अंतर, ऐसे आप करें। तो आपको पता है सार्वजनिक में यानी जो सेक्टर गवर्नमेंट डील करती है सार्वजनिक, और जो प्राइवेट डील करते हैं वो निजी। गवर्नमेंट के आप एग्जांपल लिख देना, जैसे गवर्नमेंट की रेलवे है, एयरलाइंस को तो वैसे अभी प्राइवेट में ही दे दिया, डाकघर है, या आपके जो भी और दूसरी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, डिफेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ सार्वजनिक में आ जाएंगी। प्राइवेट में आप जो फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं आपके, चाहे ये टेलीफोन कंपनियां हैं ज़्यादातर, BSNL तो गवर्नमेंट में आ जाएगी सार्वजनिक में, बाकी चाहे आपके रिलायंस है, एयरटेल है, ये सब आप निजी के अंदर लिख सकते हैं। तो ये अंतर कर दें आप। फिर अगला है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में साख के कोई दो स्रोत। साख यानी जो आपको लोन वोन देते हैं, आपके पैसे वैसे का हिसाब किताब रखने वाली सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो औपचारिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो बैंक आते हैं, और आप दूसरा सोसाइटीज़ हैं जो आप गांव में देखते हैं, सहकारी समितियां हैं। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के कोई दो कारण। तो जब विदेशों के साथ भारत का संबंध स्थापित हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे अवरोधक लगाने का काम भी हुआ। तो उसके पीछे कारण क्या था कि एक तो जैसे बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो उससे क्या हो गए, यहाँ के जो लोकल जो व्यापारी थे ना, उनके हित कुंठित हो रहे थे। तो उसके कारण भी ये सारा काम हुआ। इसके बाद में यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, और उनको भी इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या है काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये खंड बै की बात हो गई। तो खंड बै के अंदर दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो आप आसानी से 13 प्रश्न रहेंगे, तो ये 26 नंबर का खंड बै हो जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके अंदर नंबर आने की गुंजाइश ज़्यादा है। फिर खंड सै रहेगा, ये आपके खंड सै के अंदर आपके ये 4 प्रश्न रहेंगे, और ये 3-3 नंबर के रहेंगे। तो ये आपके 12 नंबर ये हो जाएंगे। तो इस तरह से डिवाइडेशन जो है ना, डिवाइडेशन के हिसाब से आप नंबर को दिमाग में रखें कि हम इस भाग के अंदर इतने नंबर तो ले ही आएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर आपका क्या है कि अच्छा स्कोर हो जाएगा एग्ज़ाम में। 80 का ये है तो 70 तक आप स्कोर कर लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये थोड़े से बड़े हैं, आप शब्द सीमा बताइए 100 शब्द के अंदर करें आप। तो थोड़ा सा बड़ा विस्तार दें आप, 10 लाइनों के अंदर, 8-10 लाइनों के अंदर ये आंसर करें। तो पहला है नेपोलियन संहिता, अथवा में आएंगे ये नहीं दिमाग में, तो ये कर लीजिए आप, जॉल्वराइन संघ को कर लें आप। तो नेपोलियन संहिता जो सबसे पहले भी मैंने बताया था, 1804 के अंदर ये संहिता तैयार होती है, और नेपोलियन ने वहाँ अपने जो एरिया जीते हुए थे ना, उनके ऊपर ये लागू करी थी। और इसके अंदर जो भी बातें आती हैं, जैसे बहुत सारे विशेषाधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया, और बहुत ये सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। बहुत सारे काम इसने किए थे, वो सारे इसके अंदर आप लिख सकते हैं। और एक मुद्रा चला दी, ऐसे बहुत सारे काम थे नेपोलियन ने वहाँ लागू किए। और फिर इसका अथवा करना चाहें जॉल्वराइन संघ का, तो ये आपको दिमाग में हो, ये 1834 में जो पर्सा था उससे के द्वारा, यानी उसकी पहल पर ये स्थापित हुआ था। ये एक कमेटी थी, और वो जो आपस के जो एरिया थे उनके अंदर व्यापार वगैरह आसानी से हो, यानी शुल्क अवरोध
लगे अवरोधक थे उनको दूर करने के लिए बना था। यानी व्यापार एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, जो बीच में टैक्स लगते थे वो समाप्त हो जाएं, ये इसका मकसद था। और बहुत सी तरह की मुद्राएं चलती थी, एक राज्य में कौन सी दूसरे में कौन सी, तो वो सारी घटाई। तो ये सारा काम इस संघ के मार्फत हुआ था। तो ये सारी बातें लिख दें। फिर अगला जो प्रश्न, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद। अब ये तो बड़ा आसान है, आप इसको स्वयं कर सकते हैं और इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप स्वयं दिमाग लगाएं। और बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय, बाढ़ से बचाव के लिए तो बहुत सारे सुरक्षा उपाय हैं, आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा विस्तार न दें, क्योंकि प्रश्न इतना यानी इन्होंने लेवल इसका 3 नंबर का ही दिया है, तो आप सीमित लेवल तक ही इसका आंसर करें। आपको लंबा याद है तो भी आप इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो ही शामिल कर लें। इसके बाद में अगला जो प्रश्न, आपके मतानुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, और 3 तर्क दीजिए। तो सांप्रदायिकता आपको पता ही, बहुत सारे जगह घटनाएं ऐसी घटती हैं जहाँ सांप्रदायिकता नजर आती है, चुनाव में नजर आती है, ज़्यादातर आपके दैनिक जीवन के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं। सांप्रदायिकता की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, मानसिक रूप से परेशानी होती है, बहुसंख्यक परेशान करते हैं। ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर अगला जो है, जातिगत असमानता दूर करने के 3 सुझाव। जातिगत असमानता आप महसूस करते हैं तो उसके लिए कोई भी सुझाव है, जैसे एक जाति से दूसरी जातियों के बीच में विवाह शादियों का होना है, और ये जो जातियों के हिसाब से नेता लोग टिकट वगैरह बांटते हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए, और एजुकेशन वगैरह चलेगी तो भी उससे क्या हो जाएगा, ये जातिगत असमानता दूर हो जाएगी। आप इसके अंदर और भी जो दिमाग में आते हैं वो लिख सकते हैं। फिर अगला है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है। अपनी ओर से उदाहरण दीजिए। यानी मुद्रा आपके पास है तो सारी चीजें यानी खत्म हो जाएंगी, सारी जो आवश्यकताएं हैं वो सारी से पूरी हो जाएंगी। एक चीज दी उसके बदले दूसरी दी, ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। किताब में काफी एग्जाम्पल हैं। और अगला जो प्रश्न है, अथवा वाला, देखो अपने ये उसका इकोनॉमिक्स वाली पुस्तक किससे है, ये अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ये स्वयं सहायता समूह के ऊपर पहले की जो पुस्तक थी ना, उसके अंदर भी डिटेल था इसका। तो अच्छा ये प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे करती हैं, बैंक में जमा करा देती हैं, फिर लोन वगैरह उठ जाता है, तो ये सारे उनकी मदद करते हैं। किस प्रकार से होती हैं, तो आप इसको विस्तार से लिखें। इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा, ये द सेक्शन है। इसके अंदर भी आपके पास 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और ये 3 प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के। तो ये आपके 12 नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये 12 नंबर में से आपको ध्यान रहे कि एक प्रश्न तो रहेगा आपके निबंध मैप का। तो मैप वाला तो किसी भी सूरत में आप गलत नहीं करेंगे, और बाकी के अंदर भी आपके नंबर जो है ना, 4 में से 2 नंबर 3 नंबर ये आ ही जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला है। बहुत पॉइंट्स बना के आप इनको करें। अगला जो देखो इसमें प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। अथवा में सविनय हो गया, दोनों महात्मा गांधी से संबंधित हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं ना, वो आंदोलन की सारी डाल दें। तो देश के लिए क्या काम किया, असहयोग आंदोलन चला, और उन्होंने जैसे मान लीजिए लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी आंदोलन चलाया इन्होंने, समाज सुधार के रूप में भी काम किया है। सविनय हो गया। आगे वाला जो खंड है ना, इसकी बात भी इसके अंदर डाल दो आप चाहे। तो ये जो शब्द सीमा आपके 250 शब्दों के अंदर है, ये तो थोड़ा सा विस्तार से आपको पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें पॉइंट बना के पॉइंट बनाए उसके बाद में लिखे। फिर अगला अथवा का सविनय अवज्ञा करना चाहे तो ये कर लें। सविनय अवज्ञा में क्या है ये आपको पता है, जैसे तारीख वगैरह का भी थोड़ा सा विवरण इसके अंदर डाल दें, दिमाग में रखें। 1930 से ये चलता है, इसके अंदर जो घटनाएं घटती हैं, दांडी मार्च का भी इसके अंदर काम है,
बाद में गोलमेज सम्मेलन होते हैं, हीरोइन समझौता, ये सारी बातें इसके अंदर डालें। फिर अगला जो प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तो नेपाल के लिए जो घटनाक्रम घटता है वो आपके दिमाग में होगा। 1990 में लोकतंत्र की स्थापना वहाँ होती है। उसके बाद में वहाँ आपको दिमाग में रखें राजा वीरेंद्र था, उसके बाद में राजा ज्ञानेंद्र आता है। जैसे राजा वीरेंद्र की हत्या, फिर राजा ज्ञानेंद्र आता है। उसके बाद में राजा ज्ञानेंद्र ने जिस प्रकार से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं से लोगों के बीच में जो असंतोष पनपता है, और उसके बाद में जो दंगे फसाद आंदोलन ही माने उनको, और उनके बाद में किस प्रकार से वहाँ पर और मजबूर होके और इनको वो लोकतंत्र की स्थापना की बात माननी पड़ती है, और एक संविधान वगैरह तैयार होके, और जैसे पहला प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये सारी बातें आप इसके अंदर डाल देना। तो जितना भी आप विस्तार दें, बड़े हैं, लास्ट में समय बचता है आपके पास, जितना चाहे विस्तार दे दें। फिर आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकार। तो आंदोलनकारी समूह के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे ये आंदोलनकारी समूह क्या है, जो चुनाव में भाग लेते हैं, हड़ताल करते हैं, विरोध प्रदर्शन वगैरह, यानी जनता के मुद्दों को लेके और ऐसे काम करते हैं जिससे क्या है कि इनका जुड़ाव बढ़ जाए, लोग इनकी ओर ध्यान दें, वो आंदोलनकारी समूह हो जाएंगे। अब ये बहुत सी तरह के हैं, कोई एक ही मुद्दे पे चलता है, कोई कई मुद्दों के ऊपर चलता है। तो ये सारा डिटेल आप लिखें, और ये सारा आप अथवा का ये प्रश्न है। आप ये अथवा के बात क्या है कि तो मॉडल के रूप में पेपर आप सभी को इनको दिमाग में रख के और याद कर लें। कंसोलिडेट किताब में टिक लगा लेना, यहाँ से ये क्वेश्चन मॉडल के अंदर आया हुआ है, तो ये परीक्षा के अंदर आने की चांसेस है, या इससे संबंधित आ जाएगा। फिर लास्ट जो प्रश्न है ये मानचित्र का रहेगा। तो मानचित्र इसके अंदर नहीं डाल रखा है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। राउत बाटा आपको दिमाग में होगा, राउत बाटा राजस्थान में है तो कर लेंगे आप। राजस्थान में कोटा में है राउत बाटा। नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में है, तो ये भी आप को दिमाग में महाराष्ट्र में आप भर देंगे। तो वैसे लंबा सा भरते हैं ना, तो आपको पूरा वो पॉइंट, वैसे तो सही है कि आप क्या करें, जहाँ पर भी ये है जगह वहाँ आप पॉइंट बनाएं और उसके आगे नाम लिखें। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं बैठता है कि फिक्स जगह कहाँ पर है, तो आप उसे उस राज्य में लंबा सा लिख देते हैं, तो भी आपका फिट बैठ जाता है। फिर आपको ये नेवली का भरना है, ये जगह कहाँ पर है आपको पता हो, लास्ट में है इंडिया के। तो ये लास्ट वाला तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर है ये जगह। और तलचर है, तलचर आपके कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। तो ये मानचित्र का रहेगा। मानचित्र में भी अथवा रहेगा, तो ये अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो आप, जैसे ये गया है, तो गया कहाँ पर है, गया बिहार में है। और ये बंदरगाह है मार्मोगोआ, तो ये गोवा का नाम सुना आपने, गोवा राज्य है वहीं उसके पास में, ये गोवा के पास में। और ये नेल्लोर है, नेल्लोर अभी जो नया राज्य बना है तेलंगाना उसमें है। और अजमेर आपको ध्यान ही है। तो ये जो प्रश्न है ये बड़े शानदार प्रश्न है। आप परीक्षा के अंदर इन प्रश्नों को याद रख लेंगे तो 80 के अंदर से आपके 50 नंबर कहीं रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट या इनसे संबंधित प्रश्न आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे। फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम और अच्छे प्रश्न तैयार करके मॉडल के रूप में आप तक भेजेंगे। तब तक आप इनको याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप लाइक भी कर दें और कमेंट में अपने सुझाव भी डाल दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।